हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गैलेक्सी ऑफ ज्योमेट्रिक्स। आज हम एक नए लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स। ये एक्चुअली हमारे पास सेकंड पार्ट है रिमोट सेंसिंग का। जो गेट ज्योमेट्रिक्स का सिलेबस है उसका जो पार्ट ए का सेक्शन 1 है, उसमें हम देख सकते हैं कि रिमोट सेंसिंग के अंदर जो टॉपिक्स हैं कुछ तो हमने रिमोट सेंसिंग लेक्चर सीरीज के अंदर कवर किए हैं, और जो इम्पोर्टेंट अदर टॉपिक्स हैं जैसे सेंसर, प्लेटफॉर्म्स, इमेज रेजोल्यूशंस और स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड है, वो हम इस लेक्चर सीरीज में कवर करेंगे। तो इसके अंदर 3 यूनिट्स रहेंगी। एक हमारे पास प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स रहेगा, ठीक है। दूसरी यूनिट का नाम हमारे पास इमेज रिजोल्यूशंस के बारे में देखेंगे, और थर्ड जो है हमारे पास मेजर स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में देखेंगे। तो जो हमारे पास सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं उनके बारे में देखेंगे, और इमेज रिजोल्यूशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे पास 4 टाइप के रिजोल्यूशंस होते हैं उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। और प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स में हमारे पास माइक्रोवेव, ठीक है, और उसके अलावा जितने भी टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स हैं, वो सभी चीज़ें हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर देखेंगे। सबसे पहली यूनिट का नाम है आपका प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स। तो इसके अंदर हम जो व्हीकल्स होते हैं जो सेंसर्स को कैरी करते हैं उनको प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में आज के लेक्चर में देखेंगे। तो यूनिट 1 के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स के अंदर हमारे पास है रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म्स। जैसे 3 टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होता है, एयरबोर्न होता है, या फिर स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में देखेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल, कम्युनिकेशनल, वेदर, अर्थ ऑब्जर्वेशन, नेविगेशन एंड रिकनेशन सैटेलाइट्स होती हैं। हमारे पास 6 टाइप्स की सैटेलाइट्स होती हैं। उसके बाद हमारे पास ऑर्बिट्स के बारे में देखेंगे कि 3 क्लासेज ऑफ ऑर्बिट्स रहती हैं, जैसे मीडियम, लो अर्थ, ठीक है। तो हाई अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट होती है। उसी के अदर जो 2 टाइप हैं, ठीक है, तो वो जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं। उनके बारे में भी समझेंगे कि उनकी पोजीशन जो रहती है सन के रेस्पेक्ट में कैसी रहती है, पोलर जो ऑर्बिट्स होती हैं उनकी पोजीशन क्या रहती है, किस ऑर्बिट में वहाँ पर रिवॉल्व करती हैं सैटेलाइट, उसके बारे में समझेंगे। फिर हमारे पास है सेंसर सिस्टम्स, जैसे मल्टी स्पेक्ट्रल MISS हमने देखा है, मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग सेंसर सिस्टम, ठीक है। थर्मल रिमोट सेंसिंग सिस्टम, माइक्रोवेव इमेजिंग सिस्टम। तो ये सेंसर सिस्टम के बारे में देखेंगे। जैसे एक्टिव पैसिव सिस्टम होता है उसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म्स, जो 3 टाइप्स के होते हैं वहाँ पर, टेरेस्ट्रियल, एयरबोर्न और स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं। तो प्लेटफॉर्म्स जनरली व्हीकल्स और कैरियर्स होते हैं जो रिमोट सेंसिंग डिवाइस है, जैसे सेंसर्स होते हैं वो कैरी करते हैं हमारे पास। तो उन व्हीकल्स को क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म्स कहते हैं। ए प्लेटफॉर्म इज सिनोनिम फॉर एनी ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट, बी इट ए सैटेलाइट और ए मैन्ड स्टेशन, फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो वहाँ पे स्पेसक्राफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एक सैटेलाइट होती है वो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है, क्योंकि उसके ऊपर सैटेलाइट अवेलेबल रहता है। या फिर कोई मैन्ड स्टेशन होगा, जिसके अंदर हम टेरेस्ट्रियल के अंदर एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। कोई क्रेन का बूम हो गया, बलून्स हो गए, तो हमारे पास क्या है, मैन्ड स्टेशंस भी रहते हैं। फ्रॉम विच ऑब्जर्वेशंस आर मेड, इन मोस्ट इंस्टेंसेस द प्लेटफॉर्म्स आर इन मोशन एंड बाय मूवमेंट दे ऑटोमेटिकली प्रोसीड टू न्यू पोजीशन फ्रॉम वेयर दे टारगेट न्यू ऑब्जेक्ट। तो ये जो व्हीकल्स होते हैं या प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे सैटेलाइट हो गई, वो रिवॉल्व करती है, उसके ऊपर सेंसर अवेलेबल रहते हैं। तो जो सेंसर्स रहते हैं, तो व्हीकल जो है वो ट्रेवल करते हैं, मूव करते हैं एक से दूसरी जगह पे, और सेंसर जो है वो कंटिन्यूसली उसको सेंस करता रहता है। इसलिए हमारे पास नए नए ऑब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन सेंसर जो है सेंस करता है, ठीक है। वो टारगेट करता है नए ऑब्जेक्ट्स को, क्योंकि मूवमेंट होती है हमारे पास व्हीकल्स की या प्लेटफॉर्म्स की। ए सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज टिपिकल प्लेटफॉर्म, हाउएवर द प्लेटफॉर्म्स रेंज फ्रॉम बैलून्स, काइट्स, जो कि लो एल्टीट्यूड रिमोट सेंसिंग है, टू एयरक्राफ्ट एंड सैटेलाइट, जो कि एरियल और स्पेस रिमोट सेंसिंग है। तो हमें पता है कि रिमोट सेंसिंग बेसिकली क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना जब हम उसके फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास 2 चीजें चाहिए। एक तो व्हीकल जो थोड़ा दूरी पर है, जैसे काइट्स हो गया, बलून्स हो गए, क्योंकि हम जानते हैं कि बलून्स भी यूज किए जाते हैं, इस पर कैमरा अवेलेबल रहता है, और फिर वो नीचे के ग्राउंड कवरेज को फोटो लेके हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में समझ सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का रिमोट सेंसिंग होता है। तो ये जो बलून है वो हमारे पास क्या है, सेंसर है, वो सॉरी प्लेटफॉर्म है हमारे पास, ठीक है। तो ये बलून भी हो सकता है, काइट्स है हमारे पास जो लो एल्टीट्यूड पे उड़ती है हमारे पास, उस पर भी अगर हम सेंसर लगा देते हैं तो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, वो एक तरीके से लो एल्टीट्यूड रिमोट सेंसिंग हो जाता है। फिर हमारे पास एयरक्राफ्ट, हम पता है कि एरियल फोटोग्रामेट्री होती है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट में भी हम कैमरा या सेंसर लगा सकते हैं।
सैटेलाइट्स पे तो ऑलरेडी हमारे पास पता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स अवेलेबल रहते हैं जो हमारे पास लार्ज कवरेज रखते हैं, लार्ज ग्राउंड कवरेज रहता है सैटेलाइट्स के लिए। जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ग्राउंड कवरेज भी इंक्रीज होता है। As we go higher in the sky, larger area is viewed by the sensor. Thus, the altitude determines the ground coverage. तो मैंने जैसे बताया कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे ग्राउंड कवरेज भी बढ़ता है। मान लीजिए सैटेलाइट्स है ना, ठीक है, और एक एयरक्राफ्ट है, तो एयरक्राफ्ट जो है वो कम ग्राउंड कवरेज रखेगा। अगर यहाँ पे ग्राउंड अवेलेबल है तो यहाँ का जो कोनिकल एंगल बनेगा वो कम बनेगा, जिसको हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं, और इसका जो है हमारे पास ज़्यादा रहेगा। तो ये जो ग्राउंड कवरेज है वो ज़्यादा करेगा, और ये जो हमारे पास ग्राउंड कवरेज है एरियल फोटोग्रामेट्री में वो कम रहेगा, ठीक है। तो ऐसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है, हाइट बढ़ती है हमारे पास व्हीकल या प्लेटफॉर्म की, वैसे वैसे ग्राउंड कवरेज भी इंक्रीज होता है। Thus, altitude determines the ground coverage, which is a key factor for selection of platform. Besides the altitude of the platforms, there are other parameters which are responsible for determining ground coverage and resolution of image data. Hence, one platform may have different sensors acquiring data at different ground coverage with different image resolutions. तो जैसे ग्राउंड कवरेज तो इंक्रीज होगा, लेकिन हमारे पास क्या इफेक्टेड रहता है, इमेज रिजोल्यूशन, मतलब कि क्लियर इमेज नहीं दिखेगी, ब्लरिंग इमेज रहेगी। जैसे जैसे ग्राउंड कवरेज ज़्यादा रहेगा तो फाइनल डिटेल्स हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हमारे पास जो रिक्वायरमेंट रहती है किसी भी डेटा या किसी भी ऑब्जेक्ट के इंफॉर्मेशन गैदर करने की, उसके हिसाब से हम अपने प्लेटफॉर्म को चूज करते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म्स इक्विप्ड विद रिमोट सेंसर मे बी सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड, ऑन ए बैलून, और ऑन ए एयरक्राफ्ट और सम अदर प्लेटफॉर्म विद इन द अर्थ एटमोस्फेयर, और ऑन ए स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फेयर। तो ये जो सेंसर है या फिर हमारे पास कैमरा है, तो जो रिमोट सेंसर्स है वो हम इक्विप कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे तो ग्राउंड पर, जैसे हम प्लेन का देखेंगे टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म के अंदर वो ग्राउंड के ऊपर अवेलेबल रहता है, या फिर हम बलून के ऊपर या एयरक्राफ्ट के ऊपर, ठीक है, या फिर कोई भी हमारे पास एयरक्राफ्ट है, तो ये सब क्या हमारे पास अर्थ एटमोस्फेयर के अंदर अवेलेबल रहते हैं। ये भी हमारे पास प्लेटफॉर्म का काम करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि आउटसाइड द अर्थ एटमोस्फेयर जो हमारे पास सैटेलाइट्स होते हैं, वो भी हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसी की बेसिस पे द थ्री मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म, दूसरा एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, तीसरा हमारे पास स्पेस बर्न प्लेटफॉर्म। तो इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं जो रिमोट सेंसिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। देखिए इसका एल्टीट्यूड 0.5 किलोमीटर लगभग है, हेलीकॉप्टर भी हो सकता है, ठीक है। लाइट प्लेन हमारे पास एरियल फोटोग्रामेट्री है, 1.2 से 3.5 किलोमीटर एल्टीट्यूड। हाई फ्लाइंग एयरक्राफ्ट एयर SAR, ठीक है, ये भी हो सकता है हमारे पास 10 to 12 किलोमीटर हमारे पास एल्टीट्यूड रहता है। स्पेस शटल हो सकता है 185 to 575 किलोमीटर अबव द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। और हमारे पास सैटेलाइट ऑप्टिकल सेंसर SAR होता है हमारे पास 700 to 900 किलोमीटर का एल्टीट्यूड पे। तो डिफरेंट रेंज ऑफ एल्टीट्यूड के बेसिस पे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये SAR के हमारे पास सिंथेटिक अपर्चर रडार है, ये भी हम आगे देखेंगे जब माइक्रोवेव के बारे में समझेंगे, माइक्रोवेव इमेजिंग के बारे में। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स अभी देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म। तो दीज प्लेटफॉर्म रेंज फ्रॉम सिंपल ट्राइपॉड, मतलब ट्राइपॉड भी एक क्या हो सकता है प्लेटफॉर्म का काम करता है, टू बूम्स, क्रेन्स और टावर्स। तो टावर्स भी हमारे पास ग्राउंड के अवेलेबल रहते हैं। तो जो ग्राउंड से अटैच रहते हैं वो हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स रहते हैं। बूम हमें पता है क्रेन के पीछे रहता है, जैसे कि बूम्स रेजेस द सेंसर फ्रॉम 1 to 2 मीटर अबव द ऑब्जेक्ट टू बी सेंस्ड। तो 1 से 2 मीटर की हाइट पे भले ही हमारे पास सेंसर अवेलेबल है, बट ऑब्जेक्ट के साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं, इसलिए क्या है एक रिमोट सेंसिंग होता है हमारे पास कि हम उस ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं जो कि हमारे पास 1 या 2 मीटर उससे हाइट पे सेंसर अवेलेबल है। वो हमारे पास सेंस करता है इस ऑब्जेक्ट को और उसकी प्रॉपर्टीज को बेसिस पे हमारे पास उसकी एनालाइज करके उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइंड आउट करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बूम्स भी हो सकते हैं। और टावर्स जो है वो कैन रीच 10 to 10 of meters अबव द अर्थ सरफेस। अगर और ज़्यादा हाइट पे हमारे पास ग्राउंड या टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म की बात करनी है तो वो टावर यूज करते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स आर नोन एज ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स बिकॉज दे रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड ड्यूरिंग द इमेजिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये जो टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स हैं वो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए इनको क्या हम ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स भी कहते हैं। द ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स आर इधर स्टैटिक, जो कि एक ही पोजीशन पे अवेलेबल रहते हैं, जैसे ट्राइपॉड हो गया, ठीक है, और डायनेमिक भी हो सकते हैं जो मूविंग व्हीकल होते हैं। तो ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म भी हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। डायनेमिक यूज्ड फॉर क्लोज रेंज हाई एक्यूरेसी एप्लीकेशंस।
These platforms work at short, medium and long range of 50 to 100 मीटर अप टू 250 मीटर एंड 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर तक की रेंज तक का हमारे पास ये वर्क करता है जो टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स हैं। उससे ज़्यादा एल्टीट्यूड के लिए चाहिए तो हमारे पास ग्राउंड का इतना यूज नहीं होता है हमारे पास, फिर कौन सा आएगा, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स आएंगे। ठीक है, तो ये लो रेंज है 50 टू 100 मीटर, मीडियम रेंज है हमारे पास अप टू 250 मीटर और अप टू 1 किलोमीटर क्या है हमारे पास, लॉन्ग रेंज हमारे पास है। ठीक है, पर्पज ऑफ शॉर्ट रेंज एप्लीकेशन इज द मैपिंग ऑफ बिल्डिंग्स। शॉर्ट रेंज का क्या पर्पज है कि किसी भी बिल्डिंग को मैप करना है या किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में समझना है तो हम उसको शॉर्ट रेंज एप्लीकेशन या फिर शॉर्ट रेंज के प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। मीडियम रेंज सेंसर क्या है, मिलीमीटर एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं अगर हम किसी भी मॉडलिंग एप्लीकेशन के लिए 3 डायमेंशनल मॉडल बनाते हैं हमारे पास। लॉन्ग रेंज सेंसर्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर टोपोग्राफिक एप्लीकेशन। Images collected from a close distance, terrestrial platform have much greater spatial resolution than those collected from the aircraft or satellite। तो लॉन्ग रेंज प्लेटफॉर्म्स जो है हमारे पास टोपोग्राफी को जानने के लिए, ठीक है, टोपोग्राफी मतलब कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, कितना फील्ड एरिया है, कितना क्रॉप एरिया है, वो सारी चीज़ें अगर आपको टोपोग्राफी के बारे में समझना है तो लॉन्ग रेंज सेंसर को यूज करना पड़ेगा। अब ये जो इमेजेस कलेक्ट होती हैं टेरेस्ट्रियल से, वो हमारे पास ऑब्जेक्ट जो ग्राउंड सरफेस है, एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा नहीं रहता हमारे पास, ठीक है, मोस्टली 1 किलोमीटर होता है। फिर हमारे पास मान लीजिए 250 मीटर की बात कर रहे हैं जो मीडियम रेंज पर है, ये सेंस कर रहा है हमारे पास और ऑब्जेक्ट या ग्राउंड के बारे में समझ रहा है, ठीक है, मैपिंग कर रहा है। अब इसका जो रिजोल्यूशन होगा, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल है ग्राउंड सरफेस के ऊपर वो क्लियरली विजिबल होगा। इसका मतलब है कि जो स्पेशियल रिजोल्यूशन है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म के लिए। तो यही चीज़ है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है हमारे पास ग्राउंड कवरेज इंक्रीज होता है, बट इफेक्ट कौन सा होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन इफेक्ट होता है उसका। तो ये चीज़ें हम आगे जाके देखेंगे जब टाइप्स ऑफ रिजोल्यूशन देखेंगे। अभी है कि हमारे पास ग्राउंड जो बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं उससे अगर हम रिमोट सेंसिंग करते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन उसका हाई रहता है एज कंपेरिजन टू द एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट्स। ठीक है, द डेटा कलेक्टेड बाई टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स आर यूज फॉर ब्रिज एंड डैम मॉनिटरिंग। अब इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म का, कि अगर आपको किसी ब्रिज की में यूज़ करना है या ब्रिज बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या सर्वे करना पड़ेगा, डैम मॉनिटरिंग करनी है, उसके लिए भी हम टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन मैपिंग, आर्किटेक्चरल रिस्टोरेशन, फैसिलिटीज इन्वेंट्री, क्राइम एक्सीडेंट सीन एनालिसिस, ठीक है, कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो वहाँ पे अगर आपको फोटोग्रामेट्री करनी है तो टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म यूज नहीं होते हैं, सिर्फ सेंसर्स जो है वो सैटेलाइट्स पर जो अवेलेबल हैं वही होते हैं। आजकल क्या है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब किस पर्पज के लिए चाहिए, क्या एप्लीकेशन यूज है उसका, उसके बेसिस पे हम टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म या फिर प्लेटफॉर्म का सिलेक्शन करते हैं। इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनटू सर्वेइंग एंड मीट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इज ऑफन एम्प्लॉयड इन मोबाइल मैपिंग सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि डायनेमिक टाइप का भी हमारे पास अवेलेबल है टेरेस्ट्रियल मैपिंग। तो अगर कोई सर्वेइंग करनी है या मीट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करना है तो टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म हम यूज कर सकते हैं। तो दूसरा जो है वो हमारे पास है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म, इसका एल्टीट्यूड उससे ज़्यादा होता है टेरेस्ट्रियल से। तो एरियल रिमोट सेंसिंग स्टार्टेड फ्यू डिकोड्स अगो विद फोटोग्राफिक एग्जाम्पल, मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑन फिल्म कैमराज एंड टेक्नोलॉजी इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ सेंसर्स। तो जैसे एरियल फोटोग्रामेट्री होती थी वो भी हमारे पास क्या एक टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग है। तो ये स्टार्ट हुआ था हमारे पास रिमोट सेंसिंग से, ठीक है, फ्यू डिकोड्स है वो। लेकिन आजकल क्या सेंसर्स अवेलेबल हो गए हैं कैमरा की जगह, जो कि एयरबोर्न या एयर क्राफ्ट के ऊपर लगा दिए जाते हैं, जिससे कि हमारे पास ग्राउंड कवरेज थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म सच एज एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, बलून्स एंड इवन रॉकेट्स आर कॉमनली यूज टू कलेक्ट वेरी डिटेल्ड इमेजेस। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है, जैसे हमारे पास एयरप्लेन्स हो गए, हेलीकॉप्टर्स हो गए, बैलून्स हो गए या फिर रॉकेट्स हो गए, ये सब किसके अंदर आते हैं, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स के टाइप्स हैं। आर कॉमनली यूज टू कलेक्ट वेरी डिटेल्ड इमेजेस बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ओवर ए वाइड रेंज ऑफ एल्टीट्यूड्स रेंजिंग फ्रॉम सी लेवल टू स्ट्रेटोस्फेयर टू एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर। तो मतलब कि मीन सी लेवल से बात करते हैं और जनरली अगर ग्राउंड सरफेस से बात करते हैं तो 500 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक हम इसका एल्टीट्यूड रेंज रखते हैं हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट अवेलेबल रहता है। ठीक है, अब जैसे कि हमारे पास एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो ग्राउंड कवरेज भी हमारे पास
बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल हो जाता है अगर हमें लार्ज एरिया कवर करना है। तो बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग ओवर ए वाइड रेंज ऑफ अल्टीट्यूड रेंजिंग फ्रॉम द सी लेवल टू स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर तक जाता है हमारे पास टू एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 500 किलोमीटर। दे फैसिलिटेट कलेक्शन ऑफ डेटा ओवर वर्चुअली एनी पोर्शन ऑफ अर्थ सर्फेस एट एनी टाइम। एरियल प्लेटफॉर्म्स आर प्राइमरली स्टेबल विंग एयरक्राफ्ट, ऑल्दो हेलीकॉप्टर्स आर ओकेजनली यूज्ड। तो जनरली हमारे पास एयरक्राफ्ट यूज किए जाते हैं, हेलीकॉप्टर इतने ज़्यादा यूज नहीं किए जाते हैं। रिमोट सेंसिंग की बात करते हैं तो aerial photographs have been a main source of information about the earth's surface almost since the beginning of aviation more than a century ago। तो हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स जो है काफ़ी पहले से यूज हो रहे हैं, जिससे कि हम अर्थ की इंफॉर्मेशन गैदर करते हुए आ रहे हैं। मतलब कि एविएशन मतलब एरोप्लेन्स का स्टार्ट हुआ जिसमें ह्यूमंस जाने लगे, तो एविएशन के स्टार्ट होने से पहले ही हमारे पास एरियल फोटोग्राफ्स जो है काफ़ी यूजफुल थे अर्थ के सरफेस को इंफॉर्मेशन या रिमोट सेंसिंग के पर्पज के लिए। Aerial photographs are obtained using mapping cameras that are usually mounted in the nose or underbelly of an aircraft that then flies in discrete patterns or swaths across the area to be surveyed. Mostly propeller or jet prop aircrafts are preferred for this purpose because they fly slower, allowing easier film advance and also cost less to operate। तो अगर हम रिमोट सेंसिंग या एरियल फोटोग्रामेट्री की बात करते हैं तो जो भी कैमरा होता है वो हमारे पास या तो हमारे पास बैली के नीचे रहता है कि नीचे की साइड रहेगा कैमरा, तभी तो वो स्कैन कर पाएगा नीचे के ग्राउंड सरफेस को, या फिर हमारे पास फ्रंट में नोज के पास रहता है। ठीक है, तो इसका पैटर्न भी रहता है। अगर हमें कोई भी ग्राउंड को कवर करना है और उसके ऊपर स्पेस क्राफ्ट मूव करेगा तो एक पैटर्न को फॉलो करेगा, पहले ऐसे जाएगा फिर ऐसे रिटर्न होकर फिर ऐसे 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 करके, मतलब कि हमारे पास एक पैटर्न को फॉलो करता है जिससे कि पूरा का पूरा कवरेज हो जाए। और इसमें हम ओवरलैपिंग भी देखते हैं कि साइड ओवरलैपिंग और हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ओवरलैपिंग होती है, जिससे कि हम इमेजेस की स्टडी 3D इमेजिंग में कर सकें हमारे पास। तो स्वाथ जनरली उसी को कहेंगे, जैसे आगे भी देखेंगे हमारे पास कि कोई भी कैमरा है उसका जो होता है हमारे पास, तो ये जो विड्थ है वो स्वाथ होती है जो ग्राउंड पर कवर कर रहा है, जो भी कैमरा का हमारे पास फील्ड ऑफ व्यू है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस फील्ड ऑफ व्यू रहेगा और फील्ड ऑफ व्यू रहेगा, उसके बारे में भी आगे जाके हम अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए जब एरियल फोटोग्रामेट्री की बात करते हैं तो प्रोपेलर या जेट प्रॉप्स ज़्यादा यूज करते हैं एयरक्राफ्ट जो होते हैं, जिससे कि वो स्लोली मूव करते हैं, ठीक है, फ्लाई करते हैं। तो जब स्लोली स्लोली करेंगे तो ब्लरिंग इमेज नहीं क्रिएट होगी हमारे पास, तो ईजिली फिल्म हो जाएगी, जो कैमरा होगा अच्छे से फोटोज ले पाएगा, जिससे कि जल्दीबाजी करेगा, ठीक है, तो हमारे पास अच्छे से ऑब्जेक्ट की फोटोज भी नहीं आएगी। और उसके बाद हमारे पास जो कॉस्ट रहता है वो कम रहता है हमारे पास इसको ऑपरेट करने के लिए। उसके अलावा भी हमारे पास काफी एडवांटेजेस रहते हैं, जैसे कि देख लेते हैं कि एयरक्राफ्ट कैन फ्लाई एट रिलेटिवली लो एल्टीट्यूड बट अलाउइंग फॉर सम मीटर सेंसर स्टेशन रिजोल्यूशन। तो जब लो एल्टीट्यूड पर भी हमारे पास फ्लाई कर सकते हैं, वहां से भी रिमोट सेंसिंग डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास जो रिजोल्यूशन है स्पेशल रिजोल्यूशन वो 100 सेंटीमीटर तक मिल जाता है हमारे पास, अच्छा होता है हमारे पास। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैन इजीली चेंज देयर शेड्यूल टू अवॉइड वेदर प्रॉब्लम सच एज क्लाउड्स व्हिच मे ब्लॉक द पैसिव सेंसर्स व्यू ऑफ द ग्राउंड। तो हम एयरक्राफ्ट का जो शेड्यूल है उसको भी हम अच्छे से चेंज कर सकते हैं, इजीली चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी वेदर कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम इसको फ्लाई नहीं कर सकते, तो उसको बाद में फ्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो पैसिव सेंसर सोर्स है, हमारे पास एनर्जी सोर्स सनलाइट होता है। ठीक है, तो पैसिव सेंसर जो है वो अफेक्टेड नहीं रहेंगे क्योंकि क्लाउड अवेलेबल है, अच्छे से हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पास नहीं होगी, ऑब्जेक्ट नहीं पहुंचेंगी, जो कि हमारे पास एयरक्राफ्ट के ऊपर जो सेंसर्स अवेलेबल है वो उसको अच्छे से सेंस नहीं कर पाएंगे या फिर रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हम इसका क्या है चेंज कर देंगे शेड्यूल, वो भी कर सकते हैं। लास्ट मिनट कैन बी मेड टू एडजस्ट फॉर इल्यूमिनेशन फ्रॉम द सन द लोकेशन ऑफ द एरिया टू बी विजिटेड एंड एडिशनल बी यूज्ड टू दैट लोकेशन। तो लास्ट मिनट टाइम पे नहीं, मतलब कंट्रोल होता है हमारे पास, हम इनको जब चाहे एक तरीके से मूव कर सकते हैं एयरक्राफ्ट से। ठीक है, तो हम सन के हिसाब से भी अपना लोकेशन ऑफ एरिया जो है उसको चेंज कर सकते हैं, इसके बाद टाइमिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम रीविजिट भी करवा सकते हैं किसी भी एरिया पे, तो ये सारी चीज़ें हम एयरक्राफ्ट से कर सकते हैं। तो ये सब जो एयरबोर्न हमारे पास प्लेटफॉर्म होते हैं उनके एडवांटेजेस हैं।
अब सेंसर मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर हो गया, कंफर्मेशन चेंजिंग हो गया, कैन इजीली मेड टू एयरक्राफ्ट मैपिंग। तो मेंटेनेंस भी हमारे इजी रहता है। एयरक्राफ्ट फ्लाइट पाथ no boundaries except political boundaries. However, getting permission to increase into foreign airspace could be a lengthy and frustrating process. तो इसमें एक चीज है कि ये जो एयरक्राफ्ट है सिर्फ अपनी बाउंड्री में या अपनी कंट्री के ऊपर फ्लाइट कर सकते हैं वहाँ पर। अगर दूसरे भी कंट्री में रहेंगे तो पॉलिटिकल इशू हो जाएगा और उसके लिए वहाँ पर परमिशन लेना थोड़ा दिक्कत होता है हमारे पास। तो लैंड और फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस होता है, तो हम ऐसा नहीं करते, जनरली अपनी बाउंड्री के अंदर उसको फ्लाइट लगाते हैं। तो ये एडवांटेजेस है हमारे पास एयरक्राफ्ट फ्लाइट या एयरक्राफ्ट एयर जो एयरबोर्न प्लेटफॉर्म होते हैं उनके एडवांटेजेस है। थर्ड जो है वो हमारे पास है स्पेसबोर्न प्लेटफॉर्म। ठीक है, मोस्टली जो हम आगे पढ़ेंगे स्पेसबोर्न प्लेटफॉर्म के बारे में समझेंगे और इसी का यूज सबसे ज्यादा हमारे पास देखा जाता है क्योंकि इसका ग्राउंड कवरेज ज्यादा होता है और इसके ही रिजोल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाली है। तो मैन मेड सैटेलाइट आर एग्जांपल ऑफ स्पेसबोर्न प्लेटफॉर्म। जैसे सबको पता है कि सैटेलाइट्स के ऊपर सेंसर्स अवेलेबल रहते हैं और ये जो सैटेलाइट्स होती हैं वो एक तरीके से क्या होती हैं, प्लेटफॉर्म्स होती हैं या व्हीकल होता है हमारे पास। तो सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज ऑर्बिटल रिमोट सेंसिंग। तो हम सैटेलाइट बेस्ड को क्या कहते हैं, ऑर्बिटल रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं। स्पेस ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉमनली नोन एज स्पेस शटल इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड एज प्लेटफॉर्म। तो जो स्पेस के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जैसे स्पेस शटल हो गया, उसको भी हम प्लेटफॉर्म के तौर पर, क्योंकि उस पर सेंसर्स या कैमरा लगा दिया हमारे पास तो वो सेंस करेगा जो भी रेडिएशंस उससे रिसीव होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना इमेज के फॉर्म में डेटा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो हम स्पेस शटल भी यूज कर सकते हैं प्लेटफॉर्म के तौर पर। As you know, satellites are objects which revolve around the Earth. For instance, the Moon is a natural satellite, whereas man-made satellites include platforms that are launched from remote sensing, communication, telemetry, location and navigation purpose. ठीक है, तो सैटेलाइट्स होता क्या है कि जो ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, तो एक ऑर्बिट में हमारे पास सैटेलाइट्स जो है वो मूव करती हैं। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है क्योंकि मैन मेड है हमारे पास। एक हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स भी होती है जिसको हम मून कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मून होता है वो नेचुरल सैटेलाइट होता है क्योंकि वो रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ठीक है, अब ये जो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पज के बेसिस पे क्लासिफाइड है। इनका हम टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में देखेंगे। जैसे हमारे पास कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हो सकता है, रिमोट सेंसिंग पर्पज के लिए हो सकता है, वेदर की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, ठीक है, नेविगेशन पर्पज के लिए। तो डिफरेंट मैन मेड सैटेलाइट हैं जो रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ। उनके बारे में भी हम आगे जाके टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स में देखेंगे। तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स का मतलब है रिमोट सेंसिंग का। ठीक है, तो इन स्पेस बोर्न रिमोट सेंसिंग sensors are mounted on board a spacecraft, space shuttle or satellite orbiting the earth. Because of their orbits, satellites permit repetitive coverage of earth surface on a continuing basis. तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो हमारे पास कंटिन्यूसली रिवॉल्व करती हैं अपने ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट्स हैं कंटिन्यूसली ऑर्बिट करती हैं और अर्थ कवरेज जो होता है, अर्थ भी हमारे पास रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के ऊपर और रिवॉल्व भी कर रहा है। तो ये जो सैटेलाइट्स हैं वो अपना जो अर्थ का सरफेस है उसका ग्राउंड कवरेज वो कंटिन्यूसली उसको रिपीटेटिव कवरेज देती है। जो भी सैटेलाइट्स अपने ऑर्बिट में रहेगी और रिपीटेटिव कवरेज देगी यहाँ पर अर्थ सरफेस को, क्योंकि वहां से बार बार पास होती रहेगी और वो उसको सेंस करती रहेंगी। तो ये जो ऑर्बिट्स होती हैं वो फिक्स्ड होती हैं। ए सिंगल सैटेलाइट ऑर्बिट कैन बी एडजस्टेड स्लाइटली टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ओवर टाइम, बट इट कैन नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम वन ऑर्बिट टाइप टू द अनदर। तो ये जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अपनी ऑर्बिट के फिक्स स्पीड से और हमारे पास फिक्स पोजीशन पे हमारे पास रिवॉल्व करती हैं। उनका ये नहीं है कि एक इस ऑर्बिट में ट्रैवल कर लिया फिर कल कहीं और कर लिया, ऐसा नहीं है। उनका फिक्स्ड ऑर्बिट रहता है, फिक्स्ड स्पीड रहती है, तो टाइमिंग भी इंफॉर्मेशन जनरली चेंज नहीं होती है, हमारे पास कंसिस्टेंसी रहती है हमारे पास। इन स्पेस बोर्न प्लेट satellites are placed at three types of orbits around the earth, that are geostationary, polar and sun synchronous orbit। तो ये हम टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स में देखेंगे। जनरली 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स रहती हैं जिसके अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती हैं अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो इस जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होंगी सैटेलाइट, या फिर पोलर या फिर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होंगे। ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स हैं उसके अंदर समझेंगे, ये डिफरेंट एल्टीट्यूड पर रहती हैं और डिफरेंट पर्पज के लिए रहती हैं। अगर कम्युनिकेशन पर्पज के लिए चाहिए तो डिफरेंट ऑर्बिट्स में वो करेंगे, अगर रिमोट सेंसिंग के पर्पज के लिए चाहिए
या फिर नेविगेशन, या हमारे पास अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो डिफरेंट कौन सा पर्पज है हमारे पास सैटेलाइट को भेजने का, उसके बेसिस पे वो डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करती हैं। दीज ऑर्बिट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन, जैसे मैंने बताया हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स आर इधर ऑफ द शॉर्ट ड्यूरेशन सच एज स्पेस शटल दैट रिमेन्स अ लॉट ऑफ फॉर 1 to 2 weeks, और ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन सच एज अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग एंड मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट्स, एग्जांपल लैंडसैट, स्पॉट, AVHR। ठीक है, तो ये जो स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमने बताया कि सैटेलाइट्स भी हो सकता है या फिर स्पेस शटल भी हो सकता है। स्पेस शटल हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए रहते हैं, जैसे 1 से 2 वीक के लिए, तो वो भी प्लेटफॉर्म की तरह काम कर सकते हैं। और जो हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, जैसे हमारे पास जनरली अपने रिवॉल्व करती हैं अराउंड द अर्थ, वो लॉन्ग टर्म के लिए करती हैं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग या मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स होती हैं, तो वो टाइप्स भी हमारे पास स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। At present, there are several remote sensing satellites providing imagery for a variety of applications. Different applications के लिए हमारे पास satellite differently available है। Satellite remote sensing can significantly enhance the information available from traditional data sources because it can provide synoptic view of large portions of the earth। तो altitude काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे पास, तो large portion या large ground coverage रहता है हमारे पास, जो कि synoptic view provide करता है। ठीक है, अगर रिजोल्यूशन इज लिमिटेड, अब एल्टीट्यूड ज़्यादा है तो रिजोल्यूशन वहाँ पर थोड़ा कम होता है ड्यू टू सैटेलाइट्स फिक्स्ड एल्टीट्यूड एंड ऑर्बिटल पाथ फ्लोन। स्पेस बोर्न सेंसर्स आर करेंटली यूज्ड टू असिस्ट इन साइंटिफिक एंड सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक वेदर प्रेडिक्शन, क्रॉप मॉनिटरिंग, मिनरल एक्सप्लोरेशन, वेस्ट लैंड मैपिंग, साइक्लोन वार्निंग, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड पॉल्यूशन डिटेक्शन। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेस बोर्न जो सेंसर्स हैं उनके काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं। वेदर को प्रिडिक्ट करना, क्रॉप को मॉनिटर करना है तो हम स्पेस बोर्न सेंसर्स का यूज़ करते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए साइक्लोन की वार्निंग देनी है, ठीक है, पॉल्यूशन को डिटेक्ट करना है, तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो स्पेस बोर्न सेंसर्स को या स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म का यूज़ करके हमारे पास फाइंड आउट किए जाते हैं। अब इसके अदर एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे बताया कि लार्ज ग्राउंड कवरेज रहता है हमारे पास, एल्टीट्यूड ज़्यादा रहता है, तो फ्रिक्वेंट एंड रिपीटेटिव कवरेज ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि बार बार एक ही ऑर्बिट पर रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अर्थ को बार बार वो डिफरेंट टाइम इंटरवल पर ग्राउंड अर्थ को कवर करते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्वेंट और रिपीटेटिव कवरेज रहता है। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ ग्राउंड फीचर्स पॉसिबली यूजिंग रेडियोमेट्रिकली कैलिब्रेटेड सेंसर्स, तो सेंसर्स के ऊपर अवेलेबल है कि कौन से टाइप्स ऑफ फीचर्स को वो सेंस कर रहा है। तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट भी रहता है। सेमी ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस अवेलेबल है, जो भी हमारे पास डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो इमेज बनता है, रॉ डेटा हमारे पास कलेक्ट करता है। ठीक है, रॉ डेटा हमारे पास सैटेलाइट से जो सेंसर अवेलेबल है उससे मिलती है, फिर उसको हम प्रोसेस और एनालाइज करके हम अपना आउटपुट निकालते हैं। तो रिलेटिवली लोअर कॉस्ट पर यूनिट एरिया कवरेज रहता है। अगर हम कॉस्ट पर यूनिट एरिया की बात करते हैं, एरिया ज़्यादा रहता है तो लोअर हो जाता है हमारे पास जो है इसका कॉस्ट पर यूनिट एरिया। ठीक है, वन ऑब्वियस एडवांटेज सैटेलाइट हैव ओवर एयरक्राफ्ट इज द ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि एयरक्राफ्ट जो अपनी बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, बाहर जाएंगे कंट्री से बाहर तो परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उतना झमेला नहीं लेते हैं, लेकिन सैटेलाइट जो है वो अपने पूरे अर्थ सरफेस पे अराउंड रिवॉल्व कर सकती हैं। ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई बाउंड्री अवेलेबल नहीं है, ग्राउंड जो ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेलेबल रहती है सैटेलाइट्स की। तो देयर आर न्यूमरस गवर्नमेंटल रेस्ट्रिक्शंस दैट डिनाई एक्सेस टू एयर ओवर सेंसिटिव एरियाज और ओवर फॉरेन कंट्रीज। सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शन, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन अवेलेबल नहीं है सैटेलाइट्स के लिए, बट एयरक्राफ्ट और एयरबोर्न एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स थे उनके लिए अवेलेबल था ये रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू दीज रिस्ट्रिक्शंस although there may well be legal agreements to limit distribution of data collected over particular areas of globe। जबकि इसका फायदा ये है हमारे पास कि लीगल एग्रीमेंट्स अवेलेबल रहते हैं और जो भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, तो लीगल एग्रीमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो ये जो ग्लोबल कवरेज है सैटेलाइट्स और स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। नाउ इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट द डेटा फ्रॉम विच प्लेटफॉर्म टू यूज, फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन में हेल्प। वन कैन से दैट चॉइस ऑफ प्लेटफॉर्म डिपेंड्स लार्जली ऑन द एप्लीकेशन। ये तो है हमारे पास एप्लीकेशन के बेसिस पे हम प्लेटफॉर्म चूज करते हैं। The ground-based platforms are frequently used to produce detailed 3D modelings of buildings, bridges, streetscapes,
फैक्ट्रीज एंड अदर मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ग्राउंड बेस्ड जो हमारे पास टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म थे वो जनरली किसके लिए यूज किए जाते हैं, अगर हमें 3D मॉडलिंग करनी है बिल्डिंग्स की, ब्रिजेस की, स्ट्रीटस्केप्स की, ठीक है, फैक्ट्रीज के लिए या फिर मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में 3D मॉडलिंग करनी है, उनके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, तो हम ग्राउंड बेस्ड या टेरेस्ट्रियल प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, जिससे कि हमारे पास स्पेशियल रिजोल्यूशन काफी ज्यादा हाई होता है। एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स आर इफेक्टिव फॉर टोपोग्राफिक मैपिंग एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, whereas spaceborne systems are immensely useful to map remote areas of the globe for scientific purpose। तो अगर हमें मैपिंग करनी है, टोपोग्राफिक मैपिंग, टोपोग्राफी को समझना है, तो हम एयरबोर्न प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के लिए। और अगर हमें स्पेस बोर्न यूज करना है तो वो साइंटिफिक पर्पज के लिए रहता है। अगर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन है कोई तो हम एयरबोर्न प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन साइंटिफिक पर्पज के लिए, ठीक है, अगर हम किसी मैप को या फिर एरिया को लोकेट करना है हमारे पास, तो स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म यूज करेंगे। विद लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स कंसर्न्ड विद स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस, satellite remote sensing data are also being increasingly used for topographic and cartographic applications, and the boundary is slowly getting blurred। अब जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ सैटेलाइट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, और हम बहुत सारी सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रहे हैं, तो इसका जो एप्लीकेशन है स्पेस बॉर्न सिस्टम का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो टोपोग्राफी और कार्टोग्राफी एप्लीकेशन में भी इसका यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ पर एयरबोर्न यूज होता है बेसिकली, ठीक है। तो हैंस द बाउंड्री इज slowly getting blurred। However, cost of data acquisition and the type of information that is to be derived from the data are two different criteria influencing our decision to opt for data acquired from a particular platform। तो जनरली कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। तो कॉस्ट क्या पड़ रही है वहाँ पर डेटा को कलेक्ट करने की या डेटा एक्वाजिशन करने की, और हमारे पास स्पेशल रिजोल्यूशन या उसके जो इमेज के रिजोल्यूशन है, ठीक है, किस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वो हमारे पास अचीव हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है। ये जो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं या क्राइटेरिया हैं जो प्लेटफॉर्म को चूज करने में हमें सोचना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, टेरेस्ट्रियल जो कि ग्राउंड बेस्ड होते हैं, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और हमारे पास स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आज हमने टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स के बारे में देखा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने गेट ज्योमेट्रिक्स की तैयारी ज्योमेट्रिक्स गैलेक्सी के साथ करते रहिए। थैंक यू।